तो आज जो है वो हमारी ये पॉलिटी की जो क्लास है वो 21st है और उम्मीद ये है कि ये आखिरी क्लास हो। तो थोड़ी सी क्लास को लंबा लेकर जाएंगे, कोशिश करेंगे कि सारा कवर करें आज ही, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर का कुछ एक पार्ट है वो मैं आपको आज करवा दूंगा। प्लस एक जुडिशरी की क्लास में आपको थोड़ा बहुत मैम ने भी क्लियर करवाया था और आज मैं आपको भी क्लियर करवा दूंगा कि जुडिशरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह से पढ़ा जा सकता है। इससे पहले हम जो है वो पार्लियामेंट को कवर कर चुके हैं पूरा, और बिल की फेस के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक पूरी की पूरी क्लास ले चुका हूं कि बिल किस तरह से इंट्रोड्यूस होता है सेशन में। और 5 स्टेजेस होती है, जिसमें पहली स्टेज पे सिर्फ वो इंट्रोड्यूस होता है और जो गैजेट होता है उसके ऊपर छपता है। फिर दूसरी स्टेज में जो है वो यहाँ पर क्या होता है कि पहले तो है वो प्रिंटेड कॉपीज जो है वो सबको बांट दी जाती है। देन उसके बाद दूसरी केस में क्या होता है कि वो प्रिंटेड कॉपी जो है वो पढ़ते हैं लोग, ठीक है, जो एमपीज है हमारे वो उसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। देन उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसमें ही जो सेकंड स्टेज होती है पढ़ने के बाद यहाँ पर कमेटीज को भेजा जाता है, यानी कि कमेटीज बनाई जाती है और वो कमेटीज क्या करती है, पढ़ती है बिल को, क्लॉज बाय क्लॉज स्टडी करती है। देर आफ्टर उसके बाद यहीं पर ही थर्ड स्टेज आती है, थर्ड लेवल आता है जिसमें कंसिडरेशन स्टेज होती है। यहां पर यह डिसाइड किया जाता है कि अमेंडमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि अमेंडमेंट कहां पर हो रही है, सेकंड स्टेज में। देन उसके बाद थर्ड स्टेज में बिल वापस आ जाता है आपका हाउस में, कमेटी से हाउस में आ जाएगा और यहां पर जो है वो डिबेट डिस्कशन होता है कौन से पार्ट को एक्सेप्ट करना है कौन से को नहीं करना है। अमेंडमेंट यहां नहीं होगी, तो याद रखना नो अमेंडमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि अमेंडमेंट सिर्फ सेकेंड स्टेज में ही होगी, उसके बाद फोर्थ रीडिंग में जो है वो बिल चला जाता है आपका दूसरे हाउस में, सेकंड हाउस में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था तो राज्यसभा में चला गया, अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोकसभा में आ गया। फिर फिफ्थ रीडिंग में जाता है प्रेसिडेंट असेंट के लिए। प्रेसिडेंट जो है वो असेंट देते हैं, विदहोल्ड करते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, या फिर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां आता है कि अगर वो मनी बिल है तो प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही पड़ती है। ये पढ़ा था हमने मनी बिल के रिगार्डिंग और पार्लियामेंट का पूरा। इसके बाद ग्रांट्स है, ठीक है, और ये ग्रांट्स जो है वो याद करने की होती है, जैसे कि सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट, टोकन ग्रांट्स, ये याद करने वाली है। इनको बस बेसिक समझ लेना थोड़ा, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। फिर उसके बाद अगर कोई नई नई मतलब अगर इसमें नहीं क्लियर होगा तो हम उसको अलग से पढ़ लेंगे। आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा सबसे पहला वो रहेगा पार्लियामेंट्री कमेटीज। छोटा सा टॉपिक है लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन बनने के यहां से काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, ठीक है, ये दो तरह की होती हैं। पहले तो याद रखना कि पार्लियामेंट्री कमेटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी होती है एडहॉक कमेटी। अब यहां पे क्या फैक्ट है, सबसे पहले एडहॉक को पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही है इसमें पढ़ने के लिए। ये वो कमेटीज होती हैं, ठीक है, ये लाइक इंक्वायरी कमेटी हो गया, एडवाइजरी कमेटी हो गया, जो स्पीकर टाइम टू टाइम बनाते हैं। लाइक अगर कोई इंक्वायरी करनी है तो उसके रिगार्डिंग जब जरूरत है तभी कमेटी बनेगी, ऐसे फालतू में कमेटी बनाकर रखकर क्या फायदा जब इंक्वायरी नहीं हो रही है। कोई एडवाइजरी कमेटी है वो इसी टाइम पे तभी बनती है जब उसकी जरूरत हो, एग्जैक्टली ठीक है। ये जो है वो अपने माइंड में रखना कि ये जो कमेटीज हैं वो तभी बनेगी जब उनकी जरूरत है, अदरवाइज नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें यह याद रखना है कि बनाता कौन है, स्पीकर। तो जितनी भी ये पार्लियामेंट्री कमेटीज है ये स्पीकर या फिर हम इसको कह सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, क्योंकि राज्यसभा के केस में चेयरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दीज कमेटीज या एस्टेब्लिशिंग दिस कमेटीज। चेयरमैन करता है राज्यसभा में और स्पीकर करता है लोकसभा में। तो एडहॉक कमेटीज क्या होगी, सिर्फ इंक्वायरी से लिंक करती है, इंक्वायरी एडवाइजरी, जब ये कंडीशंस बनती है तब जो है वो स्पीकर या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो ये कमेटीज को अपॉइंट करता है। अभी उसके बाद जो ये कमेटी आती है स्टैंडिंग कमेटीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डे टू डे वर्क है जितना भी पार्लियामेंट का। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक कोई बिल है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, देन एक कमेटी बनाई गई, तो वो जो कमेटी बनी उसको कहा जाता है स्टैंडिंग कमेटी।
मतलब कि डे टू डे एक्टिविटीज में जितनी भी इन्वॉल्वमेंट होनी है वो इन कमेटीज के थ्रू होती है। अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा चेयरमैन, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि जब इनको अपॉइंटमेंट जो है वो स्पीकर कर रहे हैं तो ये स्पीकर की डायरेक्शन पर चलती है, डायरेक्शन फॉलो करते हैं स्पीकर की, पहला। दूसरा पॉइंट हो गया रिपोर्ट किसको देंगे ये, अब गैस करो कि क्या ये रिपोर्ट हाउस में रखेंगे या फिर ये स्पीकर को देंगे। ये थोड़ा सा स्पीकर को देंगे। स्पीकर को देंगे। तो ये जो रिपोर्ट होती है, जो ये रिपोर्ट करेंगे वो किसको देंगे, स्पीकर को देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि रिपोर्ट किसको भेज रहे हैं, स्पीकर भाई साहब को। इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन दूसरा जो यहां पर हमें फोर्थ हमें जो ये याद रखना है वो ये कि जो सेक्रेटरेट है, ठीक है, कमेटीज को एक एक सेक्रेटरेट भी यहां पर प्रोवाइड किया जाता है बाय द लोकसभा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा इनको सेक्रेटरेट प्रोवाइड करते हैं जहां पर इनको काम करना होता है अपना। क्लासिफिकेशन में स्टैंडिंग कमेटीज जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अब इसमें हमें जो याद रखना है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यहां से। तो सबसे पहले फाइनेंशियल कमेटीज का याद रखना। फाइनेंशियल कमेटीज में सबसे पहली कमेटी जो होती है वो होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बनाई गई थी 1921 में अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसमें जो है वो टोटल 22 मेंबर होते हैं। स्टैंडिंग कमेटीज की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, जिसमें 15 जो है वो लोकसभा से होंगे और 7 जो है वो राज्यसभा से होंगे। इसका जो चेयरमैन होता है, जो चीज हमें माइंड में रखनी है, जो चेयरमैन भाई साहब होंगे यहां पे वो अपोजिशन के लीडर होंगे जनरली। लीडर कौन होगा, इसका जो चेयरमैन होगा वो मतलब अपोजिशन का, जो अपोजिशन पार्टी का जो लीडर होगा वो इसका चेयरमैन होता है। काम क्या करते हैं ये ना ऑडिट, जो सीएजी हमने पढ़ा था ना कैग, उसकी एक रिपोर्ट होती है, आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच में होता है सीएजी। इसकी जो रिपोर्ट होती है जो प्रेसिडेंट को ये देते हैं, प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में रखते हैं, तो फिर उस रिपोर्ट को जो स्टडी करता है वो करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। एग्जामिन एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द सीएजी, पहला इंपॉर्टेंट काम। सेकेंड इंपॉर्टेंट काम है कि जो एक्सपेंडिचर है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसको जो है वो ये एग्जामिन करते हैं। जितना भी पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको जो है वो ये एग्जामिन करते हैं। सेकंड जो कमेटी है वहां से क्वेश्चन किस तरह से बनता है, देखो सेकंड कमेटी को कहा जाता है एस्टिमेट कमेटी। अब जो एस्टिमेट कमेटी है इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि 1921 में बनी है, सेम ईयर है, सेम वे है इसके बनने का, लेकिन इसमें मेंबर होते हैं 30, और ये सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर होंगे, नॉट फ्रॉम द राज्यसभा। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी में सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर होंगे, एक क्वेश्चन इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ये 30 मेंबर है ये हाईएस्ट मेंबर है, इससे ऊपर किसी कमेटी में मेंबर नहीं है। एस्टिमेट करना, चेयरमैन की अपॉइंटमेंट जो है वो स्पीकर करते हैं। जो ये कमेटी है इसका नाम ही एस्टिमेट रखा है, तो मतलब जो एस्टिमेट करता है, तो एस्टिमेट किसके होंगे, बजट के, किसको कितना पैसा देना है कमेटी लेवल पर जब डिस्कशन होता है तो वो कमेटी जो डिस्कस करती है दैट इज योर एस्टिमेट कमेटी। और ये पूरा का पूरा जो है वो बजट सजेशंस रिलेटेड टू द पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो सरकार के सामने रखती है। ये समझ आ गया। हाँ जी सर। जो थर्ड कमेटी है इसमें वो है कमेटी ऑन
पब्लिक अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग, ये जो कमेटी है ये बनी है 1964 में, पहला पॉइंट, ठीक है, याद रखना। ऑन द रिकमेंडेशन, एक कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पे बनी थी, वो थी कृष्णा मैनन कमेटी, जिसकी रिकमेंडेशन पर ये बनाई गई थी। इसमें जो है वो 22 मेंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो 15 जो है वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। ये हर साल इलेक्ट होते हैं। कमेटी में मेंबर्स ऐसा नहीं है कि हर कोई बन जाएगा, इलेक्टेड होते हैं हर साल, वोटिंग होती है इसमें, सिस्टम जिसके थ्रू जो है वो इलेक्ट किया जाता है। और इसका जो काम है, ये भी जो है वो कुछ पार्ट जो है वो एक्सपेंडिचर का उसको एग्जामिन करती है, ठीक है। और जो भी काम स्पीकर जो है वो इनको देते हैं, स्पीकर भाई साहब जो उनको काम देते हैं रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर, वो जो है वो इसको जो है वो देखते हैं, ये कमेटी। तो ये इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं जो हमें पढ़नी है और अपने माइंड में भी रखनी है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जुडिशरी। यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट्स। लोकल कोर्ट्स में अब हम यहां चलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही हम यहां पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन लोअर कोर्ट, ये हो गया इंटीग्रेटेड जुडिशरी का सिस्टम। और ये कौन सा फीचर है, यूनिटरी फीचर या फेडरल फीचर? सर यूनिटरी फीचर। यूनिटरी फीचर, ठीक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट और लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, जब ये इनसे सेपरेट हो रही है तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट फीचर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट होना, ठीक है, विद इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसका मतलब हो गया ये है हमारा सेलिएंट फीचर। ये जो है वो एक तरह से हमारा सेलिएंट फीचर है। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट के साथ लिंक करते हैं। पार्ट 5 है ये, हमारा जो संविधान है उसका पार्ट 5 है, जिसमें ये सब मेंशन्ड है, ठीक है, आर्टिकल 124। और 124 न्यूज में भी रहता है, रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। अब नेक्स्ट आता है कि सुप्रीम कोर्ट में इंक्लूड कौन हो रहा है। सबसे पहले तो होते हैं जजेस। सिमिलर हाई कोर्ट का भी होगा ऐसा ही, हाई कोर्ट का भी सेम ही प्रोसीजर होगा। और दूसरा होगा स्टाफ। हाई कोर्ट में भी सेम होता है, जज होते हैं और स्टाफ होता है। ये जो जज हैं इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? अब ये चीज हमें समझनी है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, और यहां पर एक होता है कलीजियम सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट एक 4 मेंबर का ग्रुप होता है, 4 जजेस का ग्रुप होता है, ठीक है, इसमें सीजीआई भी होते हैं। वो रेकमेंड करते हैं नाम को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि सर इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो या इनको हाई कोर्ट का जज बना दो। तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिकमेंडेशन है दैट इज गिवन बाय द कलीजियम सिस्टम टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन आफ्टर इट प्रेसिडेंट अपॉइंटेड जजेस टू सुप्रीम कोर्ट और जजेस टू हाई कोर्ट। और ये सब होता है आर्टिकल 124 के अंडर। ये इसमें आगे सब क्लॉजेज आते हैं, लेकिन पूरा ये आर्टिकल है जो लिंक करता है जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट के। ये समझ आ गया? सर कोलिजियम मतलब क्या हुआ? अभी अभी क्लियर करता हूं, रुको 2 मिनट। देन उसके बाद आता है स्टाफ। स्टाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट अपने आप अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट का अपने आप अपॉइंट करता है। जैसे हाई कोर्ट क्लैरिकल के एग्जाम अभी हुए थे, तो वो दैट मीन्स हाई कोर्ट अपना स्टाफ अपने आप अपॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट आता है कलीजियम सिस्टम।
अब ये कहानी कुछ ऐसी है इसके रिगार्डिंग, सिंपल समझना क्योंकि ये थोड़ा मेंस का टॉपिक है, प्री के लिए हमें इसको उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना। हुआ यूं कि सरकार ने कहा, अब हमारे यहाँ पर क्या प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, एक तरफ होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये वाला सिस्टम है। सब तीनों अलग अलग है, और लेकिन तीनों कहां पर पावर ड्राइव कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पर यह कहा गया, हमारे संविधान में यह कहा गया कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव तीनों सेपरेट है और एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। अब संविधान में यह कहा गया कि आर्टिकल 124 जो है वो अपॉइंटमेंट करेगा, आर्टिकल 124 यानी कि प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसकी बात मानेगा सबसे पहले, प्राइम मिनिस्टर की या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बिना पूछे कुछ नहीं करेगा। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करती है सीजीआई को, जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, तो कहीं ना कहीं वो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो चैलेंज हो गई। ठीक है, समझ आया? हाँ जी। ऐसा हो गया ना, तो ये जो ये हमने कहा है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का, तो सेपरेट होगा ही नहीं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यहां पे कहा, सबसे पहले कहा 1991 में कि, अब ये ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 1991 से लेकर 1999 तक के ये केसेस आते हैं, 3 जज केस आता है, 3 जो केस है इसमें, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सबसे पहले जो कहा कि जब अगर कोई जज अपॉइंट करना है तो उस केस में जो है सुप्रीम, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसको सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसकी रिकमेंडेशन लेनी पड़े, वो रिकमेंड कर सकता है, हालांकि वो रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होगी। पहले केस में ये कहा सिर्फ सीजीआई की बात सुनेंगे, फिर दूसरे केस में ये कहा कि सीजीआई की बात भी सुननी है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं होगी, लेकिन अकेला सीजीआई नहीं, उसमें एक आधा मेंबर और होगा। बट उसके बाद भी फाइनली जो थर्ड जज केस आया उसमें कहा कि सीनियर मोस्ट जज, 4 सीनियर मोस्ट जज इसमें इंक्लूड होंगे, और साथ में सीजीआई जो रेकमेंड करेंगे नामों को, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिले करते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो अपॉइंट हो जाएंगे। ये है कलीजियम सिस्टम पूरा का पूरा, रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट, की नाम रेकमेंड करने हैं कि किसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाए, उसके रिगार्डिंग जो एक सिस्टम बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एज कलीजियम। अब इसके रिगार्डिंग सरकार ने क्या किया था, सरकार ने ना 99th अमेंडमेंट किया संविधान में, और एक कमीशन लेकर आ गए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। उन्होंने कहा कि जो ये कलीजियम सिस्टम काम कर रहा है वो ये करेगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और ये रेकमेंड करेगा नामों को। अब आप बताओ कि क्या इससे जो है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो रही है? सर अगर ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो सरकार ने बनाया था, अगर सरकार ये आ जाता, तो इस केस में क्या होता? व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? सर होती इफेक्ट। इफेक्ट हाँ जी सर। होती, हाँ जी सर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके। ये समझ आ गया? देन ओके। उसके बाद अब हम चलते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ, या सबसे पहले हाँ क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो याद रखना सबसे पहले तो कि मिनिमम एज कितनी है जज बनने के लिए? क्या लगता है कि अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसको मिनिमम एज कितनी चाहिए होगी? सर नहीं, डिफाइंड नहीं है मिनिमम एज। नो मिनिमम एज, लेकिन मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है? सर 65। 65। तो मैक्सिमम जो एज होगी वो होगी 65, नो मिनिमम एज। कोई भी जो है वो मिनिमम एज जो है वो यहाँ पर नहीं है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि वो भाई भारतीय सिटीजन होना चाहिए।
इंडियन सिटीजन। सेकेंड पॉइंट, इसमें 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई बन जाएगा। 5 साल के लिए जो है वो हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, और 10 साल का तो कम से कम एडवोकेट पीरियड होना चाहिए उसके पास। सर ये तो और था ना, हाँ जी, मतलब या तो ये या तो ये। हाँ, 5 साल के लिए या तो जज होना चाहिए, ठीक है, या फिर एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए। ये क्राइटेरिया है, बेसिक क्राइटेरिया। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नजर में वो एक एमिनिस्ट जूरिस्ट भी होना चाहिए। मतलब उसको लगना चाहिए डिस्टिंग्विश्ड एकदम से, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फील हो गया ये जज है भाई, इसको बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे ये एक दोस्त बताया है, था। मेरे एक दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल जज लगते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोल के उनको हम जज बना सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब एक एमिनिस्ट जूरिस्ट की तरह वो वर्क करते हैं, मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ओके। हाँ, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नज़र में जज भी होने चाहिए, तो तभी अपॉइंट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओथ कौन करवाता है इनको? ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले, कि इनको ओथ कौन करवाएगा। ओथ करवाते हैं प्रेसिडेंट, यस सर। और प्रेसिडेंट को ये ओथ करवाते हैं, और इनको प्रेसिडेंट ओथ करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इनका टेन्योर कितना होगा? 5 years। नहीं, नो फिक्स टेन्योर। सुप्रीम कोर्ट के जज का। हाँ जी, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, लेकिन 65 साल तक सिर्फ। अब हो अच्छा। सक अब हो सकता है ना कि वो 50 साल की एज में बन जाए, तो जब तक वो रिटायर नहीं होंगे 15 साल वो जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा, हाँ जी, मैंने शायद फिर सीजीआई बोल दिया। हाँ, ठीक है। सीजीआई का कितना टाइम होता है सर? फुल 5। फुल फुल, जब तक रिटायर नहीं होते तब तक। फिक्स नहीं है, कोई बनेगा 2 महीने के लिए बनेगा, लेकिन सीजीआई बनेगा जरूर। नहीं, एवरी जज विल बिकम सीजीआई। एवरेज ऐसा थोड़ी हो नहीं, सकता है। जनरली जो 65 साल की उम्र तक बच गया। सर सीनियरिटी वाइज होगा ना ये तो। नहीं, पहले ऐसा होता था, लेकिन फिर बीच में शिफ्ट हो गया था, कोई और हाँ, अपॉइंट हो वो गया मैम था। ने बताया था इंदिरा गांधी के टाइम पे किया था उन्होंने, कि उन्होंने फॉलो नहीं किया था। हाँ, पहले सीनियर मोस्ट जज ही बनता था सीजीआई, लेकिन फिर शिफ्ट कर दिया। फिर अब आप देखोगे, अगर आप डीवाई चंद्रचूड़ से ज्यादा भी सीनियर लोग बैठे हैं। अच्छा। और डीवाई चंद्रचूड़ का जो टेन्योर है, वो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा टेन्योर है, आई थिंक 2 साल से ऊपर का है। अच्छा। ये 2 साल से ऊपर तक सीजीआई रहेंगे 65 साल की। तो वही बात आती है कि जज आप बन सकते हो किसी भी एज में, और उसके बाद वो डिपेंड ऑन योर, कि उसमें ऐसा नहीं है कि आप 5 साल सर्विस करोगे फिर आपको रिटायर्ड होना पड़ेगा, नहीं। रिटायर्ड आप तभी होंगे जब आप 65 जो है वो क्रॉस कर लोगे, 65 पे पहुंच जाओगे, पहला पॉइंट। दूसरा, एक जज कभी रिटायर्ड नहीं होता, जज हमेशा जज ही रहता है। ऐसा जो है वो सीजीआई ने खुद कहा है अपने एक इंटरव्यू में, कि जज जो है वो हमेशा एक जज ही रहेगा आम लोगों के लिए। ठीक है। सैलरी अलाउंसेस डिसाइड करती है पार्लियामेंट, लेकिन चार्ज एक्सपेंडिचर है, मेड नहीं है, चार्ज एक्सपेंडिचर। अगर रिमूव करना है, ठीक है, अब बात करते हैं कि रिमूवल की प्रोसेस जो है वो स्पेशल मेजोरिटी की है। हाँ जी सर। स्पेशल मेजोरिटी के साथ रिमूव होगा। अब मान लीजिए डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, तो क्या डेडलॉक जब क्रिएट हो रहा, तो उस केस में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन यहां पर होगा? सर नहीं। नो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन, दोनों में अलग अलग जो है वो पास होगा, देन उसके बाद जो है वो रिमूव किया जाएगा। रिमूवल के जो ग्राउंड है, पहला तो मिसबिहेवियर है, और जो सेकंड है वो है इनकैपेसिटी।
ये दो बेसिक ग्राउंड है जिसके बिहाफ पे जो है वो रिमूव किया जाता है। सर एक बार फिर बोलो। रिमूवल का जो ग्राउंड है, ठीक है, सबसे पहले तो याद रखना एक मिसबिहेवियर है और दूसरा इनकैपेसिटी। और रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो है स्पेशल मेजोरिटी। हर हाउस से 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है वो रेजोल्यूशन पास होगा। देन अगर पास हो जाता है फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। और अभी तक कोई रिमूवल हुआ भी नहीं है। ठीक है। क्लियर? देन इसके बाद नेक्स्ट आता है एडहॉक जजेस। प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है वो 34 है, लेकिन मान लीजिए आधे से ज्यादा जज चले गए छुट्टी। अब जो है कोई भी केस को डील करने के लिए जज ही नहीं मिल रहे। तो उस केस में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या करते हैं, यहां पे याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेम्पररी जो है वो जजों को बुलाते हैं, टेम्पररी जजों को अपॉइंट करते हैं, बुलाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और इसमें जो है वो कंसल्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो इन जो जजेस अपॉइंट होते हैं इस तरह से उनको कहा जाता है एडहॉक जजेस। कि जो अगर मान लीजिए कोई केस है उसके लिए स्ट्रेंथ पूरी नहीं हो रही है तो उस केस में बुलाया जाता है हाई कोर्ट के जज। सर ऐसा भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कभी? अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, जनरली स्ट्रेंथ को बढ़ा ही दिया गया। अच्छा। अब एक कंसेप्ट यहां पर और समझ लेते हैं। सीट जो है वो रहेगी, प्रिंसिपल बेंच जो है वो दिल्ली है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो अपना जज जो बेंच है ना वो कहीं पे भी बना सकती है यस सर। विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट की मर्जी से ही ये होगा। यहां पर कहीं भी जो है वो बात नहीं की जा रही सरकार की, यहां पर बात की जा रही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिर्फ, याद रखना। देन उसके बाद जो हमें याद रखना है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, हमने कहा स्ट्रेंथ अभी 34 है। अभी तक तो हमने सिर्फ ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करेगी चेक एंड बैलेंसेस को। तो ये जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की ये डिसाइड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करती है स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, घटाना है, कम करना है, ज्यादा करना है। तो ये चेक एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल में पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। एक और फैक्ट सर मतलब बताए पता कैसे लगेगा कि जज ज्यादा चाहिए? ये सारी डिस्कशन सेशन में पार्लियामेंट होगा, में ही होगी? पार्लियामेंट में होगी, बात उठेगी कि जजों को बढ़ाओ केस बढ़ गए। एक हमारे पास एक लॉ मिनिस्ट्री है ना, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री, वो हाँ काम भी जी। यही कर रहा है। उसको देखा कि यार जज बढ़ रहे हैं भाई कुछ करो, जज केस बढ़ रहे हैं, जजेस बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है, समझ आ गया। देन इसके सर बाद आता है, हाँ जी बोलो। नहीं सर कुछ नहीं। प्रोसीजर, काम कैसे करते हैं, काम करने का तरीका है ये 34 जज ना बेंच बनाते हैं। अब बेंच 3 का होता है, नॉर्मली 3 का बेंच होता है, 5 का बेंच होता है, 7 का बेंच होता है, 9 का बेंच होता है और 13 का बेंच। यानी कि 13 जजेस, 9 जजेस, 7 जजेस, 5 जजेस, 3 जज। सारे केस जो है वो नॉर्मल वाले 3 जज बेंच के होते हैं। डिसीजन जो है वो मेजोरिटी का होता है, जहां पर मेजोरिटी में पक्ष जाएगा वही फाइनल डिसीजन होगा। एक आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 143, जो कि एडवाइसरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की। जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेंगे तो वो एडवाइस जो है वो 5 जज के बेंच से ज्यादा हो, 5 जज या 5 जज से ज्यादा का बेंच ही करता है। यहां पर अब आपके लिए काम है, आपको ना केसेस ढूंढने हैं जिसमें 7 जज वाला, 9 जज वाला और 13 जज वाला। 7 जज वाला तो अभी रिसेंट का ही है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ द SC ST। 6-1 का वर्डिक्ट है ना उसमें भी। हाँ जी सर। 9 जज वाला और 13 जज वाला, ये ढूंढना है आपको और ठीक फिर है सर। बताना है। सर कल 9th को ट्राइबल डे भी है ना, आज मतलब हाँ जी, डिक्लेयर। हाँ जी। ओके। देन यहां पर डिसीजन होगा मेजॉरिटी वोट के साथ।
ठीक है। इंडिपेंडेंस क्लियर होगी, सुप्रीम कोर्ट कैसे कैसे इंडिपेंडेंस रहता है, इंडिपेंडेंट है, कोई इसके रिगार्डिंग डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अब नेक्स्ट आता है उसके बाद जो हमें याद रखने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन। क्वेश्चन ना यहां से भी बनता है। ओके। सबसे पहली आती है ओरिजिनल, मतलब ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और किसी के पास पावर नहीं है। कब कब सुप्रीम कोर्ट करेगा? जब डिस्प्यूट होंगे, किसके बीच में? या तो सेंटर वर्सेस स्टेट होगा या स्टेट वर्सेस स्टेट होगा। तो इस केस में यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर होती है दैट इज योर ओरिजिनल जो है वो जुडिक्शन। ठीक है। ओके सर। या फिर एक पॉइंट यहां पर और आता है जो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन का आता है। ओरिजिनल तो ये ठीक हो गया है कि फेडरल केसेस है उनके रिगार्डिंग कोई भी अगर आता है, इसको फेडरल भी कहा जाता है, टर्म ही चेंज कर दिया, फेडरल मतलब सेंटर स्टेट, और हमने इसको थोड़ा सा अलग से कर लिया। अब एक और यहां पर आती है, वो होते हैं एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन, मतलब ये तो उन्हीं के पास ही है और किसी के पास नहीं है। तो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि 1950 से पहला, 1950 से पहले जितना भी जो ट्रीटी एग्रीमेंट कुछ भी हुआ था उसके रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो एक्सक्लूसिवली जो है वो सुप्रीम कोर्ट का काम है उसको देखना। नेक्स्ट में अगर कोई इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, अब यहां पर याद रखना इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस केस में भी जो है वो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन जो है वो प्रेसिडेंट की जाती है। ठीक है। किसकी सर एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव, सुप्रीम सॉरी कोर्ट सॉरी की सॉरी नहीं? सॉरी थोड़ा गलत बोल दिया। इंटर स्टेट वाटर जो डिस्प्यूट है उस केस में भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके पास एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन होती है। ठीक है। ठीक है। देन उसके बाद आता है रिट जुडिक्शन। कौन सा आर्टिकल था ये रिट का? सर 32। हाँ, तो आर्टिकल 32 में ये कहा गया है कि कोई भी अगर पर्सन जो है वो आर्टिकल 32 के अंडर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। लेकिन ये वाली पावर पे हाई कोर्ट मना कर सकता। और रिट जुडिक्शन की जो पावर होती है 226 के अंडर होती है और हाई कोर्ट के पास वो वाइडर होती है एज कंपेयर टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वॉल्यूशन के केस में जो है वो यहां पर जो है वो रिट्स को देखता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ अदर जो लीगल राइट्स है उनके रिगार्डिंग भी जो है वो रिट्स जो है वो देख सकता है। ठीक है। एक पॉइंट और, तीसरा पॉइंट हमें जो यहां से याद रखना है ना वो ये कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि जो रिट जुडिक्शन की पावर है वो किसी भी हाई कोर्ट को दे सकती। सर मतलब? पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि अगर मान लो कोई रिट जुडिक्शन देनी है तो उस केस में, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पास केस चल रहा है, ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शन है, लेकिन हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट कोई हाई कोर्ट बनाना है या हाई कोर्ट की पावर्स देनी है, वो पावर जो है वो इसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास। अच्छा। ये हो गया रिट जुडिक्शन। थर्ड जो आता है वो आता है अपीलेट, अपील। जो ये वाला पावर है अपील वाली, इसमें क्या होता है, हाई कोर्ट से अपील लेकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। यहां पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के पास अपील आ सकती है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, रिगार्डिंग द सिविल मैटर, या फिर रिगार्डिंग द स्पेशल लीव और क्रिमिनल, कोई भी केस होता है। ये अब ये यहां से याद रखना अपीलेट से ही
कि अपील वाली पावर होती है, अपील वाली जो जुडिक्शन है, जैसे लाइक हम कहते हैं ना कि यार हाई कोर्ट से डिसीजन आया, हमें अच्छा नहीं लगा, अब हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यस सर। तो वो वाला जो है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। देन इसके बाद यहाँ पर एक और आता है, नेक्स्ट वो आता है आपका, जो हमें याद रखना है, एडवाइसरी। एडवाइसरी तो ऑलमोस्ट क्लियर है कि आर्टिकल 143 के अंडर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जब जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करनी है, तो उस केस में आर्टिकल अप्लाई होता है। अब एक फैक्टर और मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे, जो आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देंगे, क्या वो बाइंडिंग होगी या नहीं होगी? बाइंडिंग होगी या नहीं होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर? सर एडवाइस कर रहे हैं तो बाइंडिंग शायद से नहीं होगी, पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस बाइंडिंग होगी और किसी जी की सर। नहीं। हाँ जी। इवन अगर इमरजेंसी इम्पोज करनी है तो उस केस में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिटर्न में चाहिए, तो दैट मीन्स कि तभी लगाएगा, तो वो कह सकते हैं हम उसको एक तरह से, यहां पर ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है सर। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जुडिशियल रिव्यू क्लियर हो गया होगा होता क्या है। जब भी सुप्रीम कोर्ट अपने, या तो देखो यहां पर सबसे पहले याद रखना कि कोई भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्डर है, उसकी जो ये चेक करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल इन स्टेटस है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर है या नहीं, वो पावर जो है आपकी जुडिशियल रिव्यू कहलाती है। सर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? कोई भी ऑर्डर, लॉ, अमेंडमेंट बिल, हाँ जी अमेंडमेंट सर। एक्ट, अगर वो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो डिसाइड करना जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, वो जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। और ये पावर जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। यस सर। एक और याद रखना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब हो गया कि कोर्ट की जो धरोहर है, ठीक है, उसकी एक तरह से निंदा या अवधारणा करना, ऐसा कुछ कह सकते हैं इसको। इसके रिगार्डिंग ये पावर होती है, किस किस के पास ये पावर होती है, ये याद रखना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, ये पावर हाई कोर्ट के पास होती है, और ये पावर पार्लियामेंट के पास भी होती है कि जो मेन जो धरोहर है उसको बचा के रखना। आप जो होगी, कोई भी अगर मेंबर है, कोई भी अगर पर्सन है, वो इस तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर आपका पार्लियामेंट, इसका अपमान नहीं कर सकता। तो उस केस में ये पावर होते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसा केस आया भी था अभी एक, तो उस केस में जो है वो प्रशांत भूषण का केस है शायद, आई थिंक शायद कुछ ऐसा नाम है बंदे का, उस वो केस भी था, उसमें जो है उन्होंने सीजीआई के बारे में कुछ कमेंट किया था। देर आफ्टर जो है वो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया था, उन्हें 1 रुपए का फाइन लगा था। ओके तो सर, जुडिशियल रिव्यू की कोई ऐसे आर्टिकल भी होता है? नहीं, जुडिशियल रिव्यू का कोई वो आर्टिकल power नहीं है। है। एक आर्टिकल है जो हमने पढ़ा है, अब आपने छेड़ दिया तो बताओ आर्टिकल कौन सा है। एक आर्टिकल है जो हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट में, जो लिंक करता है जुडिशियल रिव्यू के साथ, आर्टिकल 32 को छोड़ के। हाँ बैल मुझे मार। नहीं, एक्सेप्ट 19 20 21 वाला। ये तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई, ठीक है। तो बताओ कि कौन सा आर्टिकल है वो जो लिंक करता है जुडिशियल रिव्यू के साथ, और ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। अच्छा। पेज मत पलटो, आवाज आ रही है इधर। नहीं तो याद भी होना चाहिए ना देखने के आर्टिकल लिए। 13, आर्टिकल 13 जिसमें कहा गया ना, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। हाँ, लॉ इनकंसिस्टेंट, यस। लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 13। इसमें कहा है कि अगर कोई भी राइट है जो फंडामेंटल राइट्स के मतलब कि उसमें इनकंसिस्टेंट है,
तो उस केस में जो यहाँ पर ये आर्टिकल जो है वो अप्लाई होता है। और ये जो जुडिशियल रिव्यू वाला पार्ट है ये एक्टिव हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन है नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं? बस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, पता है, सिमिल। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर। बताना है मुझे ये आपको कल, ठीक है, आपने कल, ठीक है। तो ये था हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट है गवर्नर। अब मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, नहीं गवर्नर से पहले ना मैं आपको कुछ और पढ़वा दूंगा, एक मिनट। ओके, 124 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 124, ये लिंक करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। 124 ए में जो है वो अपॉइंटमेंट आती है। सर हाँ जी, अब अच्छा, 124 तो आपने अपॉइंटमेंट ऑफ जज नहीं बोला था? वही बता रहा हूँ। मैंने कहा था कि 124 का आर्टिकल बहुत बड़ा है, इसमें आगे सब पार्ट्स हैं। तो सबसे अच्छा, पहले यहाँ पर कहा गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 124 में, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कहा है कि एस्टेब्लिश करना और कॉन्स्टिट्यूट करना सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद 124 ए में कहा गया है अपॉइंटमेंट के बारे में कि जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। 124 बी में कहा गया है फंक्शंस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस के। 124 सी में, क्योंकि अब ये अंदर सब क्लॉजेस भी पूछ रहे हैं इसलिए हमें इसको पढ़ना चाहिए, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉ। इन सभी के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट करनी है या फंक्शन या कुछ भी है, तो उसके रिगार्डिंग जो पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की पावर है। ये फैक्ट हमेशा याद रखना है कि पावर की जो कानून बनाने की जो पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही है। उसके बाद आता है 125। जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैं वो आपको याद करवा रहा हूँ। 125 आपको याद रखना है, इसमें सैलरी है 125, 1,25,000 से याद रखना है इसको। हालांकि सैलरी 2,25,000 से भी ऊपर होती है, बट बेसिक 1,25,000 याद रखना, ठीक है। हम लोग उतना ही सोचेंगे। इसके बाद जो हमें याद रखना है वो ये 128 का आर्टिकल, और सारे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना 128 में ये कहा गया है कि अगर कोई रिटायर्ड जज है, चलो कोई जज इस साल रिटायर्ड हो गया, ठीक है, नेक्स्ट केस में वो क्या कर सकते हैं, रिटायर्ड जज जो है वो उसको सिटिंग जज बना सकते हैं, मतलब वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में रह सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ये पर्सन भी है, ये कल रिटायर्ड हो गया, लेकिन हफ्ते बाद इसकी जरूरत पड़ जाती है तो उसको दोबारा बुला देंगे, आजा भाई। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 131 आर्टिकल 131 में आता है आपका यहाँ पर ओरिजिनल जुडिक्शन। जो हमने ओरिजिनल जुडिक्शन पढ़ी थी वो आर्टिकल 131 के अंदर आती है। आर्टिकल 131 के ए में ही, आर्टिकल 131 ए में यहाँ पे एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन आती है। इसके बाद जो हमें आर्टिकल याद रखना है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 141। एक आर्टिकल ये बहुत ध्यान से समझना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून बना दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर रिलीज कर दिया ना, तो वो बाइंडिंग हुआ फिर सभी कोर्ट्स पे। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आदेश दिए, ये निर्देश दिए कि ये करो, तो वो करना पड़ेगा। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं ये इस फॉर्म में, कि जैसे मान लीजिए आपका जो है एक तरह से सर समझ गई, मतलब डिस्ट्रिक्ट, जो भी सुप्रीम कोर्ट का लॉ है वो सभी के लिए बाइंडिंग है, सब कोर्ट्स के हाँ, लिए। डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर होता है, अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसको कोई ऑर्डर देता है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो ठीक आपने है। देखा भी होगा रील्स में, उसमें कहा है कि किसका ऑर्डर मानोगे, मेरा या फिर हाई कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज बोलता है मेरा मानोगे या फिर सरकार का, तो वो बोलता है सर आपका। तो दैट मीन्स कि जो ऑर्डर है वो फॉलो करने पड़ेंगे। देन उसके बाद एक आर्टिकल आता है 142। ये आर्टिकल 142 जो है, ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है ये कानून वगैरह, ऑर्डर वगैरह रिलीज करने के। आर्टिकल 143 ये आपका आता है ओरिजिनल जुडिक्शन का। 143 तो वो है एडवाइजरी। सॉरी, एडवाइजरी, मतलब यहां पर क्या है, एडवाइस करेगा।
142 क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो रिलीज करता है ना, वो इस आर्टिकल के अंडर करता है। 142 ये इंपावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप जो हो वो ऑर्डर रिलीज कर। ठीक है। ठीक है, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो लिंक करते हैं किसके साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ। और आई थिंक क्लास को यहीं एंड करते हैं। कल एक क्लास करेंगे फाइनल, जिसमें हम जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को पूरा अच्छे से कवर कर देंगे। ठीक है, फिर हमारी क्लास ऑलमोस्ट खत्म पॉलिटी। ठीक है।